नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी आप सबके साथ एक बार आज फिर से जुड़ी हूँ। हालाँकि बहुत दुखी हूँ अंदर से, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना रोऊँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये मेरा चौथा या 5वां अटेम्प्ट है वीडियो रिकॉर्ड करने का। ये पहली बार मुझे कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करने में इतनी मुश्किल आ रही है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सबके साथ वो बात कर पाऊँ जिसके लिए बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस और टेक्स्ट और ट्विटर पे भी बहुत सारे डीएम्स लोगों के आए हैं कि मैं तारिक फ़तेह के बारे में बात करूँ, तारिक अंकल जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आप सब सोच रहे होंगे कि मैं उनको प्रेज़ेंट टेंस में एड्रेस कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए और नताशा और फैमिली और जितने भी उनके फैन्स हैं, उनके चाहने वाले हैं और पूरे भारत की मैं बात कर रही हूँ, हम सब के लिए वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हम सब के लिए, हमारी सोच में, हमारे आस-पास, हमारे विचारों में, हमारे आदर्शों में, हर चीज़ में, हमारी सोच में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। वो हैं और वो अभी भी हमारे पास ही हैं। वो हिम्मत बनकर जो हिम्मत उनसे मुझे मिली है, वो सीख और क्या मैं बोलूँ मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। हाँ, बहुत मुश्किल है आज का ये जो वीडियो है, जो इम्तिहान है क्योंकि मैं तारिक अंकल, उनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड रही हूँ। मुझे उनसे बहुत प्यार मिला है और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सबने देखा है कि वो हमेशा मुझे अपनी बेटी बेटा कह के एड्रेस किया करते थे और रोज़ मेरी उनसे बात होती थी। मैं सुबह यानी कि इंडिया में 5 और 6 बजे का टाइम होता था, मैं फ़ौरन तारिक अंकल को कॉल करके उनको उठा दिया करती थी और बोलती थी, "जागो मोहन प्यारे, कितना सोओगे और कितना सोओगे? जल्दी-जल्दी उठ जाओ, फटाफट उठ जाओ।" कहते, "अरे भई" कभी-कभी तो वो पहले से उठे होते थे और बहुत ही रिफ्रेशिंग साउंड कर रहे होते थे और फ़ोन उठाते ही उनका जो एक टिपिकल अंदाज़, "हेलो, क्या हो रहा है?" एक बहुत ही खुशी से भरी हुई ज़िंदा-दिल आवाज़ हमेशा वो मेरे कानों में गूंजती है, गूंजती रहेगी और जो उनकी आवाज़ से अ, जो सुनकर जो एक हिम्मत और एक खुशी मिलती थी, वो हमेशा मिलती रहेगी क्योंकि उनकी आवाज़ हमेशा मेरे कानों में है, हमेशा रहेगी और रोज़ का मेरा यही था कि हम 5 या 6 बजे का टाइम होता था शाम का, मैं उनको कॉल कर देती थी। उनको उठाने का मेरा ही ज़िम्मा था और वो मुझे बोल दिया करते थे कि तुम तो अलार्म क्लॉक हो गई हो क्योंकि आप सब शायद समझते होंगे कि वो कितनी बार ऐसा होता था कि वो चीज़ें भूल जाते थे। इतने सारे टीवी चैनल्स पे उनके इंटरव्यूज़ होते थे, वो टाइम उनको क्योंकि इंडिया में जब दिन होता है तो कनाडा में रात होती है, तो को बहुत सारे लोग टीवी चैनल से उनको कॉल करके टाइम ले लिया करते थे, लेकिन वो भूल जाते थे और फिर उधर वो चैनल पे प्रमोशन चल रहा होता था कि तारिक फ़तेह के साथ ये डिस्कशन, ये बातचीत, ये चर्चा रहेगी और मुझे पता था कि वो सो रहे हैं और मैं अक्सर उनको कॉल करके रिमाइंड कराया करती थी और मैं अपने चैनल पे भी अ, उनके साथ अक्सर ऑलमोस्ट हफ्ते में 1 बार तो मेरा उनके साथ किसी न किसी टॉपिक पे डिस्कशन रहा करता था और मुझे यूट्यूब चैनल बनाने के लिए उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया था कि तुम करो, 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 करो। मेरा भी चैनल होता था, मेरे 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, मेरा बंद कर दिया इन कमबख्तों ने, तुम स्टार्ट करो और पहला इंटरव्यू उन्हीं का मैंने रिकॉर्ड किया था और मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम उनका मुक़ाम है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब पाती हूँ कि वो मुझे अपनी बेटी कहते थे और जितने भी उनके इंटरव्यूज़, उनके टॉक्स होते थे, हमेशा
वो मेरे बारे में बात किया करते थे और ये बात भी मुझे जो लोग उनको सुनते थे, मुझे हमेशा इस बात के मैसेज और कमेंट्स आते थे कि तारीफ़ फ़तेह आपके बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बात करते हैं, आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। और ये हमारे बीच एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही इमोशनल बॉन्ड रहा क्योंकि मैं आज उनके विचार, उनकी सोच, जो भी चीज़ें हैं वो आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। लेकिन उनकी और मेरे बीच में एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड है और मेरे लिए ये जो दिन है बहुत मुश्किल है क्योंकि इस तरह का दिन मेरी ज़िंदगी में पहले भी आ चुका है। अल्लाह इज़ माय फादर और तारिक फ़तेह इज़ माय फादर। उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना और वही प्यार दिया और हमेशा जो सीख उनसे मिली है, जो हिम्मत उनसे मिली है, कभी भी हिम्मत ना हारने की, कभी भी सच के आगे खड़े कभी भी झूठ के आगे कभी हार ना मानने की। और आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जो मैं ये काम कर रही हूँ और मुझसे नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बात रख पाऊँ, लेकिन नहीं हो रहा है। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं, रोज़ उनसे बात होना और जब भी फ़ोन पे हालाँकि हम लोग जब इंटरव्यूज़ में बात करते थे, तो फ़ॉर्मली बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो जो हमारी एक केमिस्ट्री थी, जो कम्फ़र्ट था, हँसी-मज़ाक उनके साथ उनके साथ बात करने का, वो एक अलग ही नज़र आता था और बहुत खुशी महसूस होती थी कि जिस तरह से वो इतनी इन्फॉर्मेटिव और इतनी नॉलेजेबल बातें, इतनी एंटरटेनिंग वे में लोगों के सामने रखते आए हैं, उससे कभी भी कोई बोर नहीं हुआ, कोई बोर हो ही नहीं सकता। उनके साथ आप 24 घंटे, 72 घंटे बिना खाए बैठे रहें, आप उनकी बातें सुनकर उनके साथ हमेशा बैठे रह सकते हैं और कभी आप उनकी कंपनी में बोर नहीं हो सकते। तो उनके साथ तो मेरा बहुत वक़्त दिल्ली में जब भी वो आते थे, तो मैं उनके साथ हमेशा अगर उनको कहीं मीटिंग के लिए जाना है, कभी किसी रिकॉर्डिंग के लिए जाना है तो वो मुझे हमेशा अपने साथ लेके जाते थे। कभी कहीं डिनर पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जाना होता था, तो वो मुझे अपने साथ लेके जाते थे। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मेरे पास उनकी बहुत सारी यादें हैं। उनकी बहुत सारी जो सीख जो उन्हें मुझे दी हैं टीचिंग्स और मेरी ज़िंदगी में एक बहुत-बहुत अहम वो हिस्सा है मेरी ज़िंदगी का और हमेशा मेरे पास, मेरे अंदर, मेरे दिल के अंदर, मेरे पास वो बहुत करीब रहेंगे और हैं मेरे करीबी। लेकिन फ़रवरी 26 जिस दिन मेरी उनसे बात हुई क्योंकि मैं अक्सर उनके साथ हफ़्ते में 1 बार कोई ना कोई एक डिस्कशन पे रिकॉर्डिंग किया करती थी। तो 26 फ़रवरी को मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगेन जैसे 5-6 बजे मैं उनको कॉल किया करती थी डेली, तो मैंने उनको कॉल किया और वो उन्होंने कहा कि हाँ, हम कर लेते हैं, मेरा जयपुर डायलॉग पे है, क्योंकि संजय जी 10 बजे करते हैं, उनका लाइव होता है। बट उनकी आवाज़ से मुझे लग रहा था कि जैसे वो उन्होंने मुझे कहा कि 10 बजे संजय दीक्षित जी के यहाँ जाना है, 10 बजे का जो उनका इंडिया टाइम होता था, वो लाइव करते हैं। लेकिन उनकी आवाज़ से मुझे लगा कि वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं वो कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग कर लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, आप एक काम कीजिए, आज रेस्ट कर लीजिए, कल कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, जैसे कि वो हमेशा कहते थे, चलिए मुझे इजाज़त दें, तो हम कल करते हैं, कल शाम को इसी वक़्त। फिर मैंने अगले दिन यानी कि 27 फरवरी को उनको कॉल किया। तो कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं उनको कभी भी कॉल करूँ और मेरी तो उनसे रोज़ बात होती थी और कभी उन ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं पिक किया। उस दिन मैंने 3 बार उन्हें कॉल किया, बट उन्होंने नहीं कॉल उनका कोई जवाब आया। फिर मैंने कुछ घंटे बाद जब मैं रात हो चुकी थी, 9, 10, 11 बज गए थे, तो मैं घर पे जाके भी मैंने उनको कॉल किया। तो फिर उनका एक मैसेज आया आई एम नॉट वेल एट ऑल। तो मैंने उनको रिप्लाई किया अ, और फिर मुझे लगा कि जो कभी-कभी हो जाता है
इस तरह से वो बीमार होंगे और ठीक हो जाएँगे। फिर मैंने उनको कल कॉल किया, तो उनका कोई जवाब नहीं आया। देन आई कॉल्ड माय सिस्टर नताशा एंड आस्क्ड कि क्या हुआ है? क्यों कॉल का जवाब नहीं मिल रहा है? देन आई गॉट टू नो कि ऐसे-ऐसे इमरजेंसी हुई और उनको इमरजेंसी में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनका पता चला कि उनका कैंसर रीअकर कर गया है और एडवांस स्टेज पे है। ऑल्दो डॉक्टर्स ने तभी कीमो के लिए बोला था कि अभी थोड़ा-सा चेकअप करते हैं और इस तरह की चीज़ें। तो 26 फरवरी से इनफैक्ट 26 फरवरी को मेरी जो उनसे बात हुई थी, उस दिन उनकी तबीयत 26 फरवरी को तो उन्होंने शो किया जब डायलॉग पे जो उनका लास्ट उनका शो है, वो उन्होंने किया। 27 फरवरी को उनकी तबीयत खराब हुई, वो अस्पताल गए और 27 फरवरी से 24 अप्रैल का जो ये टाइम रहा, ये बहुत मुश्किल रहा है हम लोगों के लिए और ख़ास तौर से मेरी सिस्टर नताशा जिन्होंने इस मुश्किल दौर को इस हिम्मत के साथ आगे पूरे इस वक़्त को उन्होंने सँभाला है, अपनी ज़िम्मेदारी जैसे कि एक तारिक फ़तेह की बेटी जो हो सकती है वो इसकी उसका एक एग्ज़ाम्पल है, जो उनकी परवरिश है, जो उनकी सीख है, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, जो हिम्मत तारिक फ़तेह में है, ओह! वो हिम्मत मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, बहुत बड़े-बड़े हिम्मत वाले लोग मैंने देखे, लेकिन जो तारिक फ़तेह में हिम्मत कभी भी किसी भी सिचुएशन में ना हार मानने वाली जो एक हिम्मत है और कभी झूठ के आगे घुटने ना टेकना ये सारी चीज़ें उन्हीं से सीखने के लिए मुझे भी थोड़ी-थोड़ी मिली हैं और उम्मीद करती हूँ कि मैं उनसे वो हिम्मत लेके और आगे जो उनकी लेगेसी है उसमें कुछ थोड़ा-सा भी इतना सा भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। वो मेरी कोशिश रहेगी। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में जो 2 महीने रहा, मेरी उनसे बात होती रहती थी और हमेशा क्योंकि वो अस्पताल में थे, बीमार थे, लेकिन वही आवाज़ की चहक, वही खुशी, वही अस्पताल में जितने भी उनके विज़िटर्स आते थे, सबको एंटरटेन करना, सबके अ, डाइट कोक, मीठा खाना और जो उनका खाने के लिए मैं आप सबको बताऊँ कि वो उनको म्यूज़िक, इंडियन फूड, डांस और इंडियन क्लासिकल बॉलीवुड म्यूज़िक और इंडियन ख़ास तौर से आप सब जानते हैं कि इंडिया को लेके जो उनका प्यार है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा और वो हमेशा बोलते आए थे कि मैं एक भारतीय जो पाकिस्तान में बॉर्न हुआ और कनाडा में मैं रहता हूँ, यही वो अपनी पहचान और जो भारत के लिए उनका प्यार है, वो हमेशा ज़िंदा रहेगा और हाँ, मेरी उनसे जो बात होती थी, तो किसी ने शायद उनको कुछ गलत जानकारी दे दी कि मैंने इस तरह कोई स्टेटमेंट दिया है, जिसको लेके पहले तो हमारी बात हुई, तो क्योंकि वो काफ़ी टाइम से कोरोना के पहले वो जो गए थे मार्च में आई थिंक फरवरी मार्च मार्च में वो गए थे, उसके बाद से वो भारत आ नहीं पाए थे। तो कई बार आने का प्लान हुआ लेकिन नरगिस आंटी की तबीयत की वज़ह से वो आ नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा कि आप तो झूठ बोल देते हैं, मैं ही मुझे लगता है अब आपसे मिलने के लिए मुझे ही आना पड़ेगा, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, तो मैं आपसे मिलने आती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा आई यू टेक माय वर्ड्स मैं ठीक होते ही सबसे पहले तुमको बुलाऊँगा, आई विल सेंड यू द इन्विटेशन और तुम जल्दी से आ जाना। और जैसे कि हम 2 लोग दिल्ली में जब होते थे, तो हम लोग अंकल फ़तेह खाने-पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन, शाम होते ही नई-नई जगहों पे एक्सप्लोर करना कि आज कहाँ पे क्या खाना है, इस तरह की जो चीज़ें थी। तो उन्हें कहा कि मैं तुम्हें बाहर लेके चलूँगा खाना खाने और यहाँ पे वो मिलते हैं गोल-गोल, खट्टे-खट्टे। उनको नाम याद नहीं आ रहा था। तो उनका कहने का मतलब था गोलगप्पे। मैं फ़ौरन समझ गई। मैंने कहा अच्छा गोलगप्पे? हाँ, हाँ, गोलगप्पे भी मिलते हैं और रसगुल्ले भी मिलते हैं। मैंने कहा तो फिर बढ़िया है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। फिर उसके बाद उनको कुछ याद आया, उनको शायद किसी ने कुछ बोला होगा कि गलत जानकारी उनको मिली कि मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया है। तो उन्होंने मुझे बोला क्या तुमने ऐसा किया है? तो मैंने कहा नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, किसी और ने किया है। तो बोले वेरी गुड बेटा नेवर एवर डू एनीथिंग like this such things add nuisance value and you better be careful always do right thing and ये तो कॉन्वर्सेशन है
उनसे जो मेरी लास्ट हुई थी आज से लगभग 6 या 7 दिन पहले। और लेकिन मेरी उनसे 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी, जब वो होश में नहीं थे। इट वाज़ अ वन साइडेड टॉक। जो मैं उनसे कहना चाहती थी, वो मैंने उनसे कहा। और क्योंकि मैंने नताशा के नंबर पे कॉल किया था उनसे पूछने के लिए, बिकॉज़ उनको डॉक्टर ने अ, एक टाइम दे दिया था कि इनके पास इतना टाइम है। तो नताशा से ही मैं पूछती रहती थी कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं? तो जब मेरी बात हुई तो शी सेड, "डू यू वांट टू टॉक टू डैड?" I said yes, and she just um, oh God, that is a very hard moment for me to describe that very emotional moment that I had gone through. Natasha put her phone closer to his mouth or ear, and she said, "Okay, go ahead. Say whatever you wanted to say." And I said whatever I wanted to say, and that was the last talk or conversation, the one-sided conversation that I had with him. And trust me, I feel so fortunate that I have been so close to him, and I have been fortunate enough to be able to say that Tariq Fateh always loved me like his own daughter. He never ever, um, oh God, बाकी फिर बात ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बहुत कुछ कह पाऊँ, लेकिन कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ है। थोड़ी-थोड़ी मैं हर रोज़ आपके साथ शेयर किया करूँगी अपनी अ, इन वीडियोज़ में। वो हमेशा रहेंगे मेरे अंदर, हम सब के अंदर, पूरे भारत के अंदर, जो भी इस धरती से, इस देश से प्यार करते हैं, हम सब के अंदर वो हमेशा रहेंगे। इसी के साथ बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि तारिक फ़तेह हैं, वो हमारे बीच हैं और टाइगर अभी ज़िंदा है। तारिक फ़तेह ज़िंदाबाद।